नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी। हम हाजिर हो गए हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। हमने जिन खबरों को प्राथमिकता दी है उनमें से सबसे पहले हम कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक को इस पर बातचीत करेंगे। संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुना गया है। वहीं राहुल गांधी को लेकर नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव भी उस बैठक में पास हो गया है। 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है। अभी तक राहुल गांधी ने ये फैसला नहीं लिया है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनना है या नहीं, और राहुल गांधी ने कहा कि हम इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, फिर हम निर्णय लेंगे। तो हम प्रणव जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल रहा है और इस वक्त विपक्ष भी काफ़ी मजबूत है, तो क्या लगता है किस तरह का परिदृश्य देखने को मिल सकता है? ये बहुत बड़ी एक हमको लगता है कि कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि 10 साल के बाद एक प्रॉपर अपोजिशन के रूप में उभर के आया है पार्लियामेंट में, क्योंकि इसके पहले उसको एडिकेट जो एक सैंक्शन होता है सीट वो नहीं आ पाया था, तरीके से नहीं। ऐसे नॉर्मली होता है कि जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है वही बनता है, लेकिन इस बार पहली बार आया है। और आपको बता दें कि 99 से 101 हो गया है कांग्रेस का जो टैली है। एक पप्पू यादव आ गए हैं, एक और सिंगली पार्टी का है जो कि मर्ज कर गए हैं, जो कि उन्होंने खड़गे को दिया अपना, तो वो पार्टी मर्ज कर गए। एक जो इंडिपेंडेंट से पूर्णिया से लड़े थे पप्पू यादव, राजेश रंजन, वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, तो उनका टैली हो गया है 101। और ये बहुत ही ये है कि सब लोगों ने कहा है, आज सर्वसम्मति से CWC की मीटिंग हुई थी। उस CWC की मीटिंग में सर्वसम्मति से राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप विपक्ष का नेता चला गया। इन्होंने कहा है कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए, सोचता हूँ, फिक्र लगता है प्रेशर है पार्टी की तरफ से, इसलिए कि जितना वो बाहर बोलते आ रहे हैं, भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा थी 2 बार, एक न्याय के साथ और एक पहली वाली, तो उसमें जितने मुद्दों को उठाया है वो मुद्दा चाहेंगे कि वो पार्लियामेंट के अंदर उठे, और जो समस्याएं देश के सामने है तो उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, इसलिए कि ऑफिशियली वो दोहराएंगे और वहाँ प्रेशर बिल्डअप करेंगे। इस बार उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके और गठबंधन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमको लगता है कि ज़रूरी है कि वो वहाँ प्राइस राइज के सवाल को, महंगाई के सवाल को, संविधान के बचाने के सवाल को, MSP को डबल करने के सवाल को, तो ये सब जो सवाल जो उठाते रहे वो थ्रू आउट चुनाव में और सभाओं में, वो चीज़ को फिर से दोहराने की बात है, तो अच्छा मौका मिलेगा और बोलने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उस समय तो बोलने का भी मौका ज़्यादा नहीं था। तो परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदल गया है, इसलिए हमको लगता है अपोजिशन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सब अपनी अपनी बातों को, इस बार तो लेफ्ट पार्टी भी आए हैं, 2 लेफ्ट पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी हैं जो नक्सलबारी आंदोलन से आए हैं, तो उन लोग भी अपनी बातों को कहें, किसानों की समस्याओं को रखेंगे, दलितों की समस्याओं को रखेंगे। लेफ्ट पार्टियों से अब 8 सांसद हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। और बिहार से 2 ही आए हैं, 2 नहीं आ पाए, CPM के और CPI के। तो बेसिकली डिफरेंट मूड के लोग, डिफरेंट पार्टी के आइडियोलॉजी के लोग रहेंगे और एक साथ अपोजिशन में, कि इसके लिए सरकार को थोड़ी सी हमको लगता है कि जवाब देना पड़ेगा। तो ये वाइब्रेंट अभी हमको लगता है कि पार्लियामेंट रहेगा। और कल मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं शाम में, उसके बाद मंत्रिमंडल का हो सकता है कि मंत्रिमंडल कुछ उनके साथ ही शपथ ले और फिर कामकाज को। आपने मंत्रिमंडल की बात कही है, तो कुछ ऐसे चेहरों को भी शामिल किया जा रहा है जो हार गए हैं। ऐसा है, ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट से, सोशल मीडिया रिपोर्ट है, खास करके स्मृति ईरानी की बात आई है, राजीव चंद्रशेखर की बात आई है, जो पहले मंत्री रह चुके हैं और वो हार गए किसी कारणवश। और एक सूचना ये भी आ रही है कि बिहार के काराकाट से जो हार गए उपेंद्र कुशवाहा, जो कि इनके साथ गठबंधन में थे और वो हार चुके हैं, तो उनको भी लगता है कि एडजस्ट करने की बात हो रही है सभा में, और वो भी हो सकता है कि मंत्री बने, जैसा कि लग रहा है। लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री जिसको चाहे। लेकिन ये NDA की तरफ से ही बात आ रही है कि इन दोनों को, तीनों को, और 1-2 लोग और भी हो सकते हैं जो कि हार गए हैं, उनको लाने की बात हो रही है। इसीलिए तब देखिए क्या होता है कल के बाद। कल का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 7 बजे। पप्पू यादव का भी नाम लिया है, तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि युवराज में अहंकार आ गया है और इंडिया गठबंधन और भी बेहतर कर सकता था बिहार में, उन्हीं की वजह से, यानी तेजस्वी यादव को वो कोट करते हुए बोल रहे हैं कि उनकी वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है।
तो पहली बार उन्होंने मुंह खोला है खुले रूप में और डायरेक्ट टारगेटेड है तेजस्वी यादव के उस पर, बिकॉज उनकी भी स्थिति बहुत भयानक थी। वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष था पूर्णिया में, और पूर्णिया में जो राजद के कैंडिडेट बीमा भारती थी जो कि जदयू से शिफ्ट होके आई थी राजद में, और रुपौली की एमएलए भी थी, तो वो हार गई और तीसरे पोजीशन पर है। फाइट हो गया संतोष कुशवाहा में और पप्पू यादव में, और बहुत जिल्लत सहना पड़ा उनको, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे। वो कांग्रेस में उनकी पार्टी मर्ज करेगी। आपको याद होगा कि कांग्रेस गए थे वहाँ पे, और सारी उनकी फाइट तो ऑलरेडी है ही राज्यसभा में। उनका बेटा भी और वो भी, दोनों जो है वो वहाँ पर पार्टी ही उनकी मर्ज कर गई, जैप। तो जब जो मर्ज कर गई वहाँ, तो अब तो पार्टी मर्ज कर, लेकिन टिकट तो मिला नहीं गठबंधन से, तो उनको इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा। तो ये जिल्लत, इसके बाद जितना रैली हुआ और वो सब में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तेजस्वी ने उनको टारगेट किया। एक समय तो ये भी कह दिया कि अगर आप नहीं हमको दे सकते हैं तो एनडीए को वोट दीजिए, लेकिन कहने का मतलब था उनको वोट ना पड़े, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। तो ये सब जिल्लत झेलते झेलते जब जीत के आए, पप्पू यादव के लिए जीतना बहुत टफ टास्क था। वो जीत के आए और उन्होंने आज पहली बार इस तरह के दिया है। और ये बात सही है कि हार हुआ है राजद का, तो हमको लगता है कि राजद के गठबंधन में बाकी सबका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। कांग्रेस भी बहुत अच्छा की है पिछली बार से, और माले भी अच्छा किया है। माले का भी है कि पिछली बार माले नहीं किया था, एक जगह 2 जगह खड़ा किया था आरा में, तो आरा में हार गए, कंटेस्ट में थी लेकिन नहीं। तो इस बार माले का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा, और कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। पिछली बार एक ही जीता था कांग्रेस, इस बार उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इस वजह से भी हमको लगता है कि गठबंधन में जो ये बातें निकल के आ रही हैं, उसमें ये होता है कि अगर तेजस्वी की पार्टी कुछ अच्छा करती, 4 ही आया उनको, तो अगर कुछ अच्छा करती तो बात होता है, लेकिन क्यों हारी नहीं हारी इसका विश्लेषण हो रहा है। लोकसभा में भले ही आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। और जिस तरह से पप्पू यादव पुरानी बातों को भूलने के बजाय इस तरह का बयान दे रहे हैं, ऐसे में तो गठबंधन में तकरार हो सकता है। नहीं, भूला नहीं जा सकता। रिव्यू तो पार्टी करेगी ही, ऐसा थोड़ी एक रिव्यू नहीं करेगी। और आप एक पैटर्न देखिएगा कि लास्ट में सब जीता है राजद। नहीं, मैं पप्पू यादव की बात कह रही हूँ। पप्पू यादव को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया वो भी ठीक नहीं था, लेकिन अब उसको भूलने के बजाय जिस तरह से वो लगातार बयान दिए जा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि युवराज में अहंकार आ गया है, यही वजह है कि इंडिया गठबंधन और बेहतर प्रदर्शन कर सकता था और तेजस्वी यादव की वजह से नहीं कर पाया। उनका आरोप है, उससे बचना चाहिए, लेकिन सवाल है कि तो इसके वजह से तो गठबंधन में बड़ी पार्टी आरजेडी है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, और कांग्रेस का कोई नेता इस तरह से बोले तो फिर गठबंधन में तो दरार पैदा हो सकता है, लेकिन उसमें तो ताकत अभी नहीं है कि दरार पैदा कर सके। उनका है, उनको तो बोलने का आदत है, वो तो बड़बोला है ही, थ्रू आउट बोलते रहे हैं। कभी ऐसा नहीं किसी पार्टी में तो उसके बारे में नहीं बोलते तो ऐसे तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर नहीं, उन पर टारगेट एक्चुअली बोलने का एक और भी वजह है कि तेजस्वी और लालू जी अगर टिकट दे देते तो बदल जाती बात, लेकिन ये लोग विम्सिकल एटीट्यूड में टिकट नहीं दिए, जिसके कारण इनको खामियाजा भोगना पड़ा। सबसे बड़ी राजद गुजरा। जिस तरह से आरजेडी की तरफ से निर्णय लिए गए उस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं। 2 निर्णय पर बातचीत हो रही थी। गलत फैसला लिया गया, सिवान की बातें हम कर चुके हैं, पप्पू यादव की बातें कर सकते हैं। एक सिवान की और दूसरा पूर्णिया की, ये दोनों सीट तो बन ही सकता था अगर कुछ प्रयास किया जाता था, लेकिन राइट ऑफ किया। और इस पर तो हम बातचीत कर चुके हैं सर। अब हम बात लालू यादव की करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अब तो 6 जुलाई को डेट दिया गया है कि चार्जशीट फाइनल होगा। ये लास्ट चार्जशीट है। 75 के 78 लोग हैं, उसमें ज़्यादातर लोग जो है लालू के फैमिली के हैं। मिसा हैं, हेमा है, राबड़ी हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी हैं, तो सारे परिवार ज़्यादातर लोग तो इन्हीं के पार्टी के। तो इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब 6 जुलाई को जो डिसीज़न होगा, और हाउस कोर्ट में एवेन्यू में ऑलरेडी इनके यहाँ पिछले हमको लगता है 23 में दिसंबर में इनके यहाँ 12 ठिकानों पर रेड हुआ था। टोटल दिल्ली में, पटना में, रांची में, जहाँ जहाँ इनके थे वो सब जगह रेड हुआ है। अभियुक्त भी बहुत पाए गए हैं। तो हमको लगता है कि ये सरकार आते ही ये हो गया। ये हम लोग एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि मुश्किलें इनकी बढ़ेंगी। और लास्ट जो भाषण था नरेंद्र मोदी जी का कि हेलीकॉप्टर से जो घूम रहे हैं उनको डायरेक्ट उन पर टारगेट था, बिना नाम बोले ही उन्होंने कहा था कि ये लोग सारे भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। इस तरह के बेसिकली ये 2004 और 2009 की बात है, जब लालू जी रेल मंत्री थे केंद्र सरकार में। तो उसी समय ये
जॉब के बदले लैंड की बात हुई थी और उसमें कुछ लोग बेनिफिशियरी होते, उसी की जांच चले जिसका कि फाइनल स्टेज आ गया है और 75 के 78 लोगों को है। लास्ट ये चार्जशीट फाइल होगा, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, जो निर्णय होगा वो होगा। बहुत जल्दी ही अगले महीने तक हमको लगता है कि हो जाना चाहिए। और वही एक खबर और भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए हैं, उसके बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का समीकरण ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ, कांग्रेस का बेहतर क्या बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा, 7 सीटें बीजेपी के ही खाते में गई। तो कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह आम आदमी पार्टी को बताती है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हमारे साथ भीतरघात किया, इस वजह से हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। अलका लांबा हैं जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में चली गई हैं, उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में चले गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और स्वाति मालीवाल पर जिस तरह से हाथ उठाया गया ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा और इसके वजह से हमें भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो क्या लगता है कि दोनों के आपस का है, अब सीट नहीं लाएंगे। हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 सीट जो थी इस बार कुछ गठबंधन बना, पहली बार तो गठबंधन हुआ है खास करके दिल्ली के 7 सीटों पर, जिसमें 4 और 3 का मामला था। 4 ही लोग लड़े थे, 3 वो कांग्रेस रहे थे, किसी की जीत नहीं हुई। अब कौन किस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है ये कहना, इसलिए अगर प्रत्यारोप लगा भी रहे हैं तो कांग्रेस की सीट आती, इनकी सीट नहीं आती, ये भी बात है ना। हमारे 7 सीट में 4 लड़ रही है। अलका लांबा कहती हैं कि पंजाब में हमने गठबंधन नहीं किया तो वहाँ पर हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, दिल्ली में गठबंधन की वजह से हमें नुकसान का सामना 3 ही सीट पंजाब में है ना, बाकी तो सारा कांग्रेस को आया। दिल्ली में मैं कह रहा हूँ, जैसे लगाया कि दिल्ली में आरोप लगाया, दिल्ली उनका सरकार है, आज से नहीं है कि 3 हमको लगता है 3 टर्म से, लेकिन स्टेट में ठीक आता है। लेकिन पार्लियामेंट में जो है, अब साथ में अगर आरोप लगा रही हैं तो कांग्रेस को भी कहाँ आया, कांग्रेस को भी तो नहीं आया, ना आम आदमी को आया ना कांग्रेस को आया। वही तो कांग्रेस, अलका लांबा तो अब कांग्रेस की ही लीडर है, नहीं कांग्रेस लीडर है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो वो कह रही है कि पंजाब में हमने गठबंधन नहीं किया तो हमने बढ़िया किया, पंजाब में कुछ सीटें हमें आई हैं, दिल्ली में हमने गठबंधन किया तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ा। नुकसान का सामना किसको करना पड़ा? दोनों को करना पड़ा ना। आप बात नहीं समझिए, वो तो उनकी अपनी बात बोल रही है। कहना है कि अगर हम गठबंधन में नहीं होते तो दिल्ली में हम बेहतर कर सकते हैं। नहीं, ये तो एक अपना एजम्पशन, इस पर कैसे कर सकते हैं, इस पर हमने अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हमारे साथ आपको याद होगा कि कन्हैया के प्रचार में गए थे अरविंद केजरीवाल, आपको पता है ना, जो बोले थे कि प्रतिद्वंदी को बोले थे रिंकिया के पापा को टिकट नहीं देना है, या उन्हीं के मंच पर उनको आशीर्वाद दिए थे। अरविंद केजरीवाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया के प्रचार पर, कन्हैया के रैली में गए थे और उनके पहली बार दिए थे कांग्रेस के उस पर वोट, और राहुल गांधी दिए थे झाड़ू पे वोट। ये भी एक हम लोग देखें, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, जीतने हारने के बाद अब कैसे, अभी आपने कहा कि पप्पू यादव ने कहा कि अहंकार में ही हुआ, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन दोनों लॉस में रहे इस बार। अगर हम एज ए न्यूट्रल होकर देखें तो आम आदमी पार्टी भी लॉस में रहा, क्योंकि उसकी सरकार है, पिछले 3 टर्म से एक भी सीट नहीं लाई। कांग्रेस तो नहीं ही लाई, क्योंकि कांग्रेस पिछले बार भी, इन लोगों का स्ट्राइक रेट पिछले बार भी वही था 7 में 7, तो कांग्रेस भी नहीं लाई, इसमें भी नहीं लाई। लेकिन पंजाब में इन लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार उनकी थी पंजाब में। पंजाब में आम आदमी की सरकार हुई किसको? कांग्रेस को हरा करके। स्ट्राइक रेट बहुत हाई था उनका। आप याद कीजिए, जब कांग्रेस के चुनाव लड़ा गया था पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी ने थम्पिंग मेजॉरिटी से जीता। तो उनको लगा कि हम अगर कांग्रेस के साथ करेंगे गठबंधन तो यहाँ लूजर रह जाएंगे, तो उन्होंने एक उसके कहा कि हमारी सरकार है तो हम लड़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग भी सोचे कि भाई जब उनका है बच्चे तो हो सकता है कि गठबंधन के ही पार्टी हैं, लेकिन नहीं लड़े, तो उनको तो 3 सीट आया। तो टोटल टैली में आम आदमी लूजर रहा। दिल्ली से एक भी नहीं आया, क्योंकि अब वहाँ सरकार में है, एक भी नहीं आया। इधर अब 3 आया। उस बेसिस पर स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेटर रहा, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार रही। अगर इसको हटा दिया जाए 19 को, तो कांग्रेस की सरकार रही ना पंजाब में। ये पहली बार आम आदमी पार्टी जीती है यहाँ इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन असेंबली में।
तो उस हिसाब से इस बार का स्ट्राइक रेट उनका कम रहा। कांग्रेस का तो नॉर्मल था ही, जो पहले का वोट था, अभी गठबंधन का फायदा हो गया उनको। अब ये है कि आम आदमी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया, आम आदमी नहीं किया। ये तो स्टडी की बात है, कहाँ वोट गया, किस किस कंस्टिट्यूंसी में वोट कहाँ ज़्यादा पड़ा, कहाँ कम पड़ा, ये तो ऑब्वियसली होता ही है। इसीलिए तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन फिर भी लूज़र तो कांग्रेस नहीं रही, लूज़र तो रहा पंजाब में आम आदमी पार्टी। उसको तो बेसिकली दोनों फिर गठबंधन के ही, मान लीजिए यहाँ माले है और राजद है, तो दोनों जो वोट आया तो एक ही जगह जाएगा, गठबंधन में ही जाएगा। इसलिए लेकिन इंडिविजुअल स्कोरिंग में मैटर करता है, आपका वोट परसेंटेज बढ़ता है, जो कि नहीं हो सका ज़्यादा। आम आदमी पार्टी की लूज़र रहा इस बार, खास करके पंजाब में उसको बहुत ये हुआ, लॉस हुआ। इसीलिए तो आज की दिन भर की राजनीति महकों में ये बड़ी खबर रही कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं। प्रस्ताव पास किया गया संसदीय दल की बैठक में, क्योंकि ये 10 साल बाद लोकसभा को विपक्ष का नेता मिलने वाला है। वहीं दूसरी चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि 24 साल बाद बिहार से 5 महिला सांसद जीतकर संसदीय चुनाव जीतकर संसद पहुंच रही हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 50% आरक्षण महिलाओं को है, बहुत दिनों से है पंजाब में, पंचायत में और भी बहुत सारी सुविधाएं नीतीश कुमार की तरफ से दी गई महिलाओं को। लेकिन 5 संसदीय चुनाव जीतकर जो 5 महिलाएं संसद पहुंच रही, वो भी 24 साल बाद, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं कि महिलाओं के लिए वो कुछ बेहतर करेंगी, उनके लिए आवाज़ उठाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि जो 5 महिलाएं, मैं नाम बता देती हूँ, शांभवी चौधरी हैं जिनको सबसे यंग सांसद कहा जा रहा है, मीसा भारती हैं आरजेडी से, पाटलिपुत्र से उन्होंने चुनाव जीता है और 85,000 वोट से वो चुनाव जीती हैं शांभवी चौधरी। चिराग पासवान की पार्टी से हैं, 88,000 के लगभग वोट से वो चुनाव जीती हैं। लवली आनंद शिवहर से हैं जो जेडीयू से हैं और 30,000 के आसपास वोट से वो जीती हैं। वीणा देवी हैं जो वैशाली से हैं, दूसरी बारी वो चुनाव जीत कर गई हैं। वो भी चिराग पासवान की पार्टी से हैं, उन्होंने 79,000 मत से हराया है मुन्ना शुक्ला को। विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं जो सिवान से हैं, विजय लक्ष्मी जेडीयू से हैं और 92,000 वोट से वो जीती हैं। तो इन महिलाओं में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि किन्हीं के पिता लीडर हैं तो किन्हीं के पति बाहुबली हैं, नेता रह चुके हैं। इसमें इंडिपेंडेंट महिला एक भी नहीं है। जो इंडिपेंडेंट महिला ऐसे भी कैसे हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ ठीक है ये, लेकिन एक चीज़ आप पैटर्न नहीं देख रही हैं, जिसमें जीती हैं एक मीसा को छोड़ के सब गठबंधन माने एनडीए की है। उसमें से ज़्यादातर देखिएगा, जैसे वीणा देवी हो गई, जैसे लवली आनंद हो गई, ये सब जदयू के हैं और बाकी चिराग पासवान के हैं। तो देखिए सिवान में कौन है, विजय लक्ष्मी है, वो जदयू की हैं, जिसको कि याद होगा आपको कि उसको नहीं टिकट दिया गया अजय सिंह की, कविता सिंह को, और इसको नया ट्रेंड किया। सी इज़ फ्रॉम जदयू। वही हाल है वीणा देवी का, जो उसके चिराग पासवान के पार्टी की हैं और वो वहाँ से वैशाली से हुआ है। हल्ला था कि दोनों में बहुत टफ फाइट, लेकिन फाइनली ये हो गया। तीसरा कौन है, लवली आनंद, वो है जेडीयू के। मैंने कहने का मतलब है कि मीसा को अगर छोड़ दीजिएगा तो दोनों एनडीए के, या तो वो चिराग पासवान की पार्टी की हैं और नहीं तो जेडीयू के हैं। तो जेडीयू का असर देखने को मिलता है। ये आपका कहना ठीक है कि वो सब महिला हैं, उसमें से कुछ बाहुबली की भी महिला हैं, लेकिन बेसिकली महिला को वोट दिया लोगों ने। और जैसा कि आपने कहा कि मार्जिन कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम मार्जिन है। अब इससे अपेक्षाएं हैं कि कैसे 2019 में 56 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ी थी, जिनमें से सिर्फ 3 जीती। इस बार 39 महिला उम्मीदवार थी पार्टी की तरफ से। मैं निर्दलीय को छोड़ के बात कर रही हूँ। पार्टी की तरफ से 39 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थी और 5 महिला उम्मीदवार जीती हैं। अच्छा, स्ट्राइक रेट ठीक है। 2004 की बात करें तो 4 महिला उम्मीदवार जीती हुई थी। 2009 में 4 जीती थी, 2014 में 3 और 2019 में 3। 2024 में महिला उम्मीदवारों पर लोगों ने असर पड़ा है। नीतीश कुमार जी के महिला का इस तरह से कुछ महिलाओं में बढ़ा, तो महिला वोटर भी बढ़ी हैं। आपको जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि महिला वोटर खास करके बहुत बढ़ी हैं एज कम्पेयर टू मेन। 8% ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है पुरुषों की अपेक्षा है।
ओवरऑल अब बता रही हैं। आप कंस्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे तो और डिफरेंस आएगा, कहीं कहीं 12 भी है, 9 भी है। तो हम वो करना चाह रहे हैं कि अब इन लोगों को देखना है कैसा परफॉर्म करती हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अभी आपको याद होगा पिछले सत्र में जब चुनाव के पहले वाले आखिरी सत्र में नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के आरक्षण का बिल पारित किया और वो कहे कि आगे आने वाले समय में आरक्षण होगा 33% महिलाओं का इस चुनाव में, इसमें पार्लियामेंट में। तो ये देखना है कि कितनी ज़्यादा इस पर होती है, टाइम लगेगा उसके होने में, लेकिन इसके पहले जो महिला आई हैं इनका परफॉर्मेंस वहाँ कैसा होता है पार्लियामेंट में, और क्या बोलती हैं, क्या इशू को डिस्कस करती हैं, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि लवली के लिए तो पहले भी लवली रह चुकी हैं जी। लेकिन हाल के दिनों में जो देखा गया है कि महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी घटना घटी हैं, उनके ऊपर शोषण की घटनाएं घटी हैं, तो महिला सांसद किसी भी पार्टी के हों, हम उनसे उम्मीद तो करते हैं कि अब दोबारा से उस घटना को कोई अंजाम न दे पाए। देखिए 2 महिला हैं जो कि पहले भी थी, एक तो वीना देवी और दूसरा लवली। लवली पहले थी, अभी हाल के फिलहाल के इसमें नहीं है, लेकिन बाकी फ्रेश है। बाकी विजय लक्ष्मी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, सांभवी तो फर्स्ट टाइम है। तो अभी लोग का सांभवी से अपेक्षा है कि कुछ अच्छा करेगी, पढ़ी लिखी लड़की है, यंग लड़की है, थोड़ा ब्रॉड माइंड की हुई, फ्रेश माइंड है, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा करे। तो ये देखना होगा, और सारी जनता अपेक्षा है कि बिहार के 5 महिला जीत के गई हैं तो कुछ उनका परफॉर्मेंस खास करके महिला के इशू पर कोई एजेंडा पर लेती हो। और इधर नरेंद्र मोदी का जो है कि इन लोग का रिजर्वेशन होगा, तो ये भी एक लोगों में चाहत होगी महिलाओं में कि अब नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम लोग हम जीत के आएँ, जिससे कि हम लोग का वहाँ प्रदर्शन अच्छा होता है। 30% अगर पार्लियामेंट में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, सब पार्टी को फ़ायदा होगा इससे। और बाकी पुरुषों में ये हो जाएगा कि पुरुष का टिकट कट जाएगा, क्योंकि जब 33% महिलाएं रहेंगी, जब परिसीमन नहीं होगा, परिसीमन के बाद ही हो सकता है, बिना परिसीमन के तो होगा नहीं। तो परिसीमन के बाद होगा तो महिलाओं का नेचुरली सीट बढ़ेगा और पुरुषों का घटेगा। तो पुरुष से हो सकता है कि दुखी होते अपनी पत्नी है, जैसे आपने कहा किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, वो तो होगा ही। लेकिन इंडिपेंडेंट छवि की जो हो, जो अपना एक सोशल एक्टिविज़म का एक स्वरूप रहे, जो कि काम करती रही है ग्रास रूट लेवल पर, डिफरेंट, चाहे वो खेती में हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं उसमें, वो भी एक हैं जो सोशल एक्टिविस्ट मुखिया से बनी, तो मुखिया से यहाँ तक पहुँची, तो एक ग्रास रूट लेवल की है, सारी महिला के प्रॉब्लम को समझती हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या शोषण होता है, किस तरह की समस्याओं को झेलते हैं घर और घर के बाहर। घर में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शोषण का, और घर के बाहर भी है। तो इस चीज़ को देखने के लिए देखना पड़ेगा कि किस पार्टी लाइन से ऊपर, खास करके महिलाओं के प्रॉब्लम को पार्टी लाइन से ऊपर देखना होगा। उसमें ये नहीं कि पार्टी का क्या लाइन है, लेकिन महिला जहाँ पर शोषित हैं, जहाँ पर दिक्कत में है, उसको लेके आगे बढ़ना होगा, तभी महिलाओं की अपनी पकड़ मजबूत होगी और इंडिपेंडेंट कुछ कर पाएंगे जी। इसीलिए तो आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन मीडिया न्यूज़।